नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है जयपुर राजस्थान से। अदालत के आदेश पर बीवी पर गोली चलाने वाले इकबाल को जेल पहुंचाने आई पुलिस टीम उसे जेल स्टाफ को सौंपने की लिखापढ़ी की कार्रवाई कर रही थी। तभी थाना रामगंज के थाना प्रभारी रामकिशन बिश्नोई के रीडर जगदीश चौधरी ने इकबाल को जो बताया उसे सुनकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। जेल में ऐसा होना आम बात है, लेकिन इकबाल का मामला कुछ अलग तरह का था। वो नासमझ नहीं पढ़ा लिखा इंसान था। दिल्ली के जामिया मिलिया विश्वविद्यालय से एमफिल कर रहा था। पढ़ा लिखा और समझदार होने के बावजूद उसने गुस्से में बीवी को एक नहीं 2 गोलियां मार दी थी। उसने गोलियां ऐसी जगह मारी थी जिससे वो मरे नहीं, लेकिन वो मर गई थी। इस बात की जानकारी इकबाल को तब तक नहीं थी। उसे यही मालूम था कि उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। यही वजह थी कि जेल स्टाफ को सौंपते समय जब रीडर जगदीश चौधरी ने उसे बताया कि उसकी बीवी शफकत मर चुकी है तो वो सन्न रह गया था। बीवी की मौत के बारे में जानकर इकबाल की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसके दोनों हाथ दुआओं के लिए उठ गए थे। इसके बाद हथेली से आंसू पोंछते हुए उसने कहा, साहब, मैं शफकत से बहुत प्यार करता था और शायद इतना ही प्यार हमेशा करता रहूंगा। आप मेरे सास ससुर से कहिएगा कि वे उसकी कब्र पर कोई निशान लगाकर रखेंगे। मैं जेल से बाहर आऊंगा तो बाकी की जिंदगी उसी की कब्र पर बिताऊंगा, क्योंकि अब मैं सिर्फ उसी का होकर रहना चाहता हूं। मैं अपने सास ससुर से भी दूर नहीं रहना चाहता, ताउम्र उनसे नाता बनाए रखना चाहता हूं। जयपुर के थाना रामगंज की पुलिस ने इकबाल को 19 अगस्त को अपनी बीवी शफकत को गोली मारने के आरोप में गिरफ्तार किया था, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते शफकत की मौत हो गई थी। पुलिस ने इकबाल को अदालत में पेश करके पूछताछ के लिए 3 दिनों के पुलिस रिमांड पर ले लिया था। उसकी मनोस्थिति को देखते हुए पुलिस ने उसे ये नहीं बताया था कि शफकत अब इस दुनिया में नहीं रही। बीवी की मौत के बारे में जानकारी न होने की वजह से इकबाल रिमांड अवधि के दौरान खुदा से शफकत के जल्दी से जल्दी ठीक होने की दुआएं मांगता रहा। लेकिन रिमांड अवधि खत्म होने पर अदालत के आदेश पर इकबाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया तो उसे जेल पहुंचाने आई पुलिस टीम में शामिल रीडर जगदीश चौधरी ने जब उसे बताया कि शफकत अब इस दुनिया में नहीं रही तो उसने रोते हुए कहा, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो साथ में जीने की कस्में खाई थी। वो मुझे छोड़कर इस तरह नहीं जा सकती। सास ससुर ने शफकत को मेरे साथ नहीं भेजा, इसलिए मैंने उसे गोली मार दी। मुझे पता नहीं था कि इस तरह वो मेरा साथ छोड़ देगी। इकबाल की बातें सुनकर पुलिस वालों को भी उस पर दया आ गई थी। पुलिस वालों ने इकबाल को समझा बुझाकर शांत किया और उसे जेल कर्मियों के हवाले कर दिया। जेल वाले उसे बैरक में ले गए। जेल की बैरक में पहुंचकर इकबाल अपनी मोहब्बत की दुनिया में खो गया। उसकी आंखों के सामने शफकत से प्यार, निकाह और बेटे अथर के पैदा होने से लेकर गोली मारने तक की पूरी घटना फिल्म की तरह चलने लगी। हरियाणा के नूह जिले की पुन्हाना तहसील के गांव बिछोर के रहने वाले याकूब खान के बड़े बेटे इकबाल ने गांव से इंटर पास करके आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली के जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया था। जिन दिनों इकबाल एमए कर रहा था उसकी जान पहचान अब्दुल्ला से हुई। लखनऊ का रहने वाला अब्दुल्ला इकबाल से सीनियर था। उस समय वो जामिया से ही पीएचडी कर रहा था, साथ ही वो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता भी था। अब्दुल्ला से इकबाल की जान पहचान हुई तो वो उसी के साथ उसी के कमरे में रहने लगा। साथ रहने की वजह से दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई तो वे अपने अपने परिवारों तथा दुख दर्द के साथ साथ दुनिया जहान की बातें करने लगे। अब्दुल्ला के रिश्ते के एक भाई शमशाद अहमद जयपुर में रहते थे। मूल रूप से वो उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के थाना नांगल सोती के गांव सबलापुरा बितरा के रहने वाले थे। सन 2008 में वो अपने परिवार के साथ जयपुर आ गए थे और वहां वो रामगंज स्थित रेंगरों की कोठी में किराए का मकान लेकर रहने लगे थे। शमशाद अहमद एमए पास थे, लेकिन उन्होंने नौकरी करने के बजाय व्यवसाय को महत्व दिया। जयपुर में उन्होंने हल्दियों का रास्ते में बच्चों की कपड़ों की दुकान खोली जो बढ़िया चल रही है।
दुकान से उन्हें ठीक ठाक आमदनी होती थी, जिससे वो आराम की जिंदगी बसर कर रहे थे। वे खुद पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों की भी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया। शमशाद की 6 संतानों में 4 बेटियां और 2 बेटे थे। शफकत उनकी दूसरे नंबर की बेटी थी। उसका पूरा नाम था शफकत खानम। अब्दुल्ला और इकबाल में जब कभी घर परिवार और नाते रिश्तेदारों की बातें होती तो कभी कभी शमशाद अहमद की बेटी शफकत का भी जिक्र हो जाता। शफकत जयपुर के वैदिक कन्या कॉलेज से बीएससी कर रही थी। उसी बीच अब्दुल्ला के साथ इकबाल भी 1-2 बार जयपुर घूमने गया। चूंकि वहां अब्दुल्ला भाई के घर रुकता था, इसलिए दोस्त होने के नाते इकबाल भी वहीं पर रुक जाया करता था। इसी आने जाने और घर में रुकने की वजह से इकबाल और शफकत के दिलों में एक दूसरे के लिए चाहत पैदा हो गई। इसके बाद कभी कभी इकबाल से मिलने के लिए शफकत अपने चाचा अब्दुल्ला के पास दिल्ली आने लगी। अब तक दोनों एक दूसरे से काफी खुल चुके थे। अब्दुल्ला को दोस्त पर विश्वास था, इसलिए वो शफकत को उसके साथ अकेली छोड़कर चला जाता था। ऐसे में ही एक दिन इकबाल और शफकत शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर देख रहे थे तो टीवी पर गाना आया, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। इस लाइन के पूरा होते ही शफकत ने इकबाल की कलाई थामकर शरारत भरे अंदाज में कहा, क्या तुमने भी कभी किसी का चेहरा पढ़ा है? इकबाल उसकी शरारत को समझ गया, इसलिए गाने की लय से लय मिलाते हुए बोला, पढ़ा है मेरी जान, नजर से पढ़ा है। अब भला शफकत क्यों चुप रहती? उसने गाने को और आगे बढ़ाया। इस तरह शरारत में मोहब्बत का इजहार हो गया। तो कभी इकबाल शफकत से मिलने जयपुर जाने लगा तो कभी शफकत उससे मिलने दिल्ली आने लगी। इन मुलाकातों में दोनों साथ साथ जीने की कस्में खाते हुए भविष्य के सपने बुनने लगे थे। इकबाल और शफकत का प्यार जब इतना गहरा हो गया कि वे जुदा होने के नाम पर घबराने लगे तो एक दिन इकबाल ने हंसते हुए कहा, शफकत तुम मेरे चक्कर में कहाँ पड़ रही हो? शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। मेरी एक बेटी भी है, लेकिन मेरी बीवी मुझसे अलग रहती है, जिसके लिए मुझे गुजारा भत्ता देना पड़ता है। शफकत अब तक इकबाल के प्यार में इस कदर डूब चुकी थी कि उसकी इन बातों पर उसे विश्वास नहीं हुआ। इसलिए इस बात को मजाक समझकर वो उसके साथ जिंदगी के सुनहरे सपने बुनती रही। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए मचल रहे थे। इकबाल शफकत से बेपनाह मोहब्बत करने लगा था, इसलिए एक दिन उसने अपने दिल की बात अब्दुल्ला से कह दी, दोस्त आपकी भतीजी शफकत से मुझे प्यार हो गया है, मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ, आप अपने भैया से बात करो। अब्दुल्ला को इस निकाह से कोई ऐतराज नहीं था। इकबाल और शफकत पढ़े लिखे और समझदार थे। दोनों ही अपना अच्छा बुरा सोचने समझने लायक थे, इसलिए दोनों के निकाह में उसे कोई बुराई नजर नहीं आई। इसके बाद अब्दुल्ला जयपुर गया तो उसने भाई शमशाद से शफकत और इकबाल के रिश्तों की बात चलाई। थोड़ी नानुकुर के बाद शमशाद ने इस रिश्ते की मंजूरी दे दी। इकबाल के पहले निकाह की बात जब अब्दुल्ला को ही नहीं मालूम थी तो शमशाद को कैसे मालूम होती? शफकत से उसने कहा था तो उसने इसे मजाक समझा था, इसलिए उसके पहले निकाह की बात राजी बनी रही। शमशाद अहमद के हामी भरने के बाद 23 दिसंबर 2012 को इकबाल और शफकत का निकाह दिल्ली में हो गया। इस निकाह में शफकत के घरवालों के साथ रिश्तेदार भी शरीक हुए थे, लेकिन इकबाल के घरवालों के साथ केवल कुछ दोस्त ही आए थे। शफकत के घरवालों ने इस बात पर ज्यादा तूल नहीं दिया, क्योंकि अब्दुल्ला और इकबाल में अच्छी दोस्ती थी, इसलिए सबको यही लगा था कि वे उसे अच्छी तरह जानता होगा, उसके व्यवहार से भी वाकिफ होगा। निकाह के बाद इकबाल अपनी बेगम शफकत को गांव बिछोर ले गया। बिछोर में रहते हुए भी शफकत को इकबाल के पहले निकाह की जानकारी नहीं हो सकी, जबकि सच्चाई ये थी कि उसका हरियाणा के नूह की रहने वाली साजिदा से 26 मई 2006 को निकाह हो चुका था। 2 साल बाद साजिदा ने एक बेटी को जन्म दिया था, जिसका नाम इकबाल ने सदर रखा था। बेटी के जन्म के कुछ दिनों बाद इकबाल और साजिदा के बीच जमीन नाम कराने को लेकर मनमुटाव हो गया। ये मनमुटाव इतना बड़ा कि साजिदा ने इकबाल और उसके घरवालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज करा दी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने इकबाल, उसके वालिद याकूब खान और मां जमीला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ये दिसंबर 2008 की बात थी। बाद में सभी जमानत पर रिहा हुए।
इसके बाद पारिवारिक न्यायालय के आदेश पर इकबाल को साजिदा को हर महीने 3,000 रुपया गुजारा भत्ता देना पड़ रहा था। शफकत गांव बिछोर में ही रह रही थी, जबकि इकबाल दिल्ली रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। बीच बीच में वो गांव भी जाता रहता था। 2-4 बार वो शफकत को भी दिल्ली ले आया। जयपुर शहर में रहकर पढ़ी लिखी शफकत को उम्मीद थी कि पढ़ाई पूरी होने के बाद इकबाल की नौकरी लग जाएगी तो वो उसके साथ दिल्ली या किसी अन्य शहर में रहकर मजे से जिंदगी गुजारेगी। इसी उम्मीद में वो गांव में रह रही थी। 9 नवंबर 2013 को शफकत ने एक बेटे को जन्म दिया। इकबाल ने उसका नाम अतहर रखा। शफकत का निकाह हुए 1 साल से ज्यादा हो गया, एक बेटा भी हो गया। इसके बाद भी इकबाल उसे साथ रखने को तैयार नहीं था। शहर में रहने वाली शफकत को बिछोर जैसे छोटे से गांव में अच्छा नहीं लगता था। दिन भर पर्दे में रहने और पढ़ाई लिखाई का कोई उपयोग न होने से शफकत कुंठित होने लगी। उसे घुटन सी होने लगी तो वो इकबाल से जयपुर चलकर रहने के लिए कहने लगी, जबकि इकबाल इसके लिए राजी नहीं था। वो दिल्ली में रहकर पढ़ाई पूरी करना चाहता था। इसी बात को लेकर दोनों में अनबन रहने लगी। शफकत जब बार बार जयपुर चलकर रहने की जिद करने लगी तो इकबाल को उसके चरित्र पर संदेह होने लगा। उसे लगने लगा कि इसका वहां किसी लड़के से प्रेम संबंध होगा, इसलिए ये जयपुर चलने की जिद कर रही है। शक ऐसी बला है जिससे जल्दी नहीं पीछा छूटता। यही हाल इकबाल का हुआ। इस तरह उसकी और शफकत की प्रेम कहानी में शक का घुन लग गया, जो दाम्पत्य के विश्वास को धीरे धीरे खोखला करने लगा। शफकत की छोटी बहन का निकाह लखनऊ में तय हुआ, जिसे अप्रैल 2014 में होना था। संयोग से उसी बीच इकबाल के छोटे भाई अब्बास का भी निकाह तय हो गया। शफकत की बहन का निकाह पहले था, इसलिए शमशाद अहमद अपने बीवी के साथ एक दिन बिछोर गए और शफकत को विदा करा लाए। अब तक की शक की वजह से इकबाल और शफकत के बीच मनमुटाव इतना बढ़ गया था कि इकबाल ना तो शफकत की बहन की शादी में गया और ना ही शफकत इकबाल के भाई की शादी में आई। बिछोर से जयपुर आने के बाद शफकत ने अपने गुजर बसर के लिए नौकरी ढूंढ ली। उसे एक प्राइवेट स्कूल में मैथ और साइंस पढ़ाने की नौकरी मिल गई। भले ही वो इकबाल से दूर थी और जयपुर में नौकरी कर रही थी, लेकिन उसकी इकबाल से मोबाइल पर बातचीत होने के साथ व्हाट्सएप पर चैटिंग भी होती रहती थी। इस बातचीत और चैटिंग में शफकत उसे जयपुर आकर रहने के लिए कहती थी। इस बात पर इकबाल को गुस्सा आ जाता तो वो उसे भला बुरा कहता। इसके बाद शफकत भी उसे उसी तरह जवाब देती। पुलिस के अनुसार शफकत उसे चिढ़ाने के लिए ये भी कहने लगी थी कि उसने दूसरा हमसफर ढूंढ लिया है, इसलिए अब वो उसके साथ नहीं जाएगी। इकबाल शफकत को समझाता रहता था कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसके बिना रह नहीं सकता। इसके बावजूद शफकत जयपुर में मकान लेकर अलग रहने की जिद पर अड़ी थी। उसका कहना था कि वो तो नौकरी कर ही रही है, अगर वो भी यहाँ आ जाएगा तो उसे भी बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। दोनों कमाएंगे और आराम से रहेंगे। वैसे चाहे इकबाल जयपुर चला भी जाता, लेकिन शक की वजह से वो वहां नहीं जाना चाहता था। यही नहीं, वो ये भी नहीं चाहता था कि शफकत वहां रहे, इसलिए वो जयपुर नहीं जा रहा था। शफकत के जयपुर में रहने की जिद से इकबाल परेशान हो गया था। उसे लगने लगा था कि शफकत बेवफा हो गई है। दोनों ही अपनी अपनी जिद पर अड़े थे। जब अब्दुल्ला को पता चला कि शफकत और इकबाल के बीच ठीक नहीं चल रहा है तो उसने इकबाल को फोन किया। पहले तो उसने दोस्त को समझाया, लेकिन जब वो अपनी जिद पर अड़ा रहा तो अब्दुल्ला ने कहा, इकबाल, अगर तुम शफकत को ज्यादा परेशान करोगे और उसकी बात नहीं मानोगे तो किसी दिन मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। कभी रूम पार्टनर और दोस्त रहे अब्दुल्ला ने गोली मारने की बात की तो इकबाल को भी गुस्सा आ गया। अब वो इस परेशानी से छुटकारा पाने के बारे में सोचने लगा। अब वो इस बात को लेकर काफी परेशान हो गया था, क्योंकि बात अब जान लेने तक पहुंच गई थी। काफी सोच विचार करके 16 अगस्त को इकबाल ने नूह से एक देसी कट्टा और 10 कारतूस खरीदे। 19 अगस्त को उसने अपने गांव बिछोर से एक बोलेरो जीप किराए पर की और जयपुर पहुंच गया। बोलेरो के ड्राइवर से उसने कहा था कि वो जयपुर अपनी बीवी को विदा कराने जा रहा है। जयपुर पहुंचकर उसने रामगंज में रेंगरों की कोठी के पास बोलेरो रुकवाकर ड्राइवर से कहा
तुम यहीं रुको, मैं 10 मिनट में अपनी बीवी और बच्चे को लेकर आ रहा हूँ, उसके बाद गांव चलेंगे। इकबाल वहां से रेंगरों की कोठी स्थित अपनी ससुराल की ओर पैदल ही चल पड़ा। उस समय दोपहर के 12 बज रहे थे। जब वह अपनी ससुराल पहुंचा तो घर में शफकत, उसके अब्बा शमशाद अहमद और अम्मी मौजूद थी। इकबाल का 10 महीने का बेटा अतर पालने में सो रहा था। इकबाल ने सास ससुर से दुआ सलाम की तो वे दामाद की खातिरदारी की तैयारी करने लगे। तभी इकबाल ने पैंट की जेब से कट्टा निकाला और वहां बैठी शफकत पर फायर कर दिया। ये गोली शफकत के कंधे में लगी। सास ससुर के आते आते उसने फुर्ती से एक और गोली भरी और उस पर चला दी, जो शफकत के पैर में लगी। इसी के साथ चीख पुकार मच गई। इकबाल गोलियां चलाकर भागा, लेकिन रेंगरों की कोठी में गोलियां चलने की आवाज सुनकर पुलिस पॉइंट पर ड्यूटी पर तैनात सिपाही उस दिशा में दौड़ पड़े, इसलिए इकबाल पकड़ा गया। रामगंज का ये इलाका जयपुर में सबसे संवेदनशील माना जाता है, इसलिए गोली चलने की सूचना मिलते ही थाना रामगंज के थाना प्रभारी रामकिशन तुरंत दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। गोलियां चलाने वाला इकबाल पकड़ा जा चुका था। गोलियां लगने से घायल शफकत को इलाज के लिए तुरंत सवाई मानसिंह अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाने लाकर इकबाल से पूछताछ की गई। इसके बाद उसे उसी दिन अदालत में पेश करके विस्तार पूर्वक पूछताछ के लिए 3 दिनों के पुलिस रिमांड पर ले लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि शफकत को 5 महीने का गर्भ था। उसके पेट में पल रहा बच्चा लड़की थी। इकबाल ने गुस्से में पत्नी को गोली तो मार दी, लेकिन रिमांड के दौरान वो यही दुआ करता रहा कि उसकी पत्नी की मौत ना हो और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन शफकत तो तुरंत मर चुकी थी। इकबाल बीवी के लिए बहुत बेचैन था। शायद इसलिए पुलिस ने उसे बताया नहीं था कि शफकत की मौत हो चुकी है। शफकत की मौत और इकबाल के जेल चले जाने से अतर अनाथ हो गया है। अब उसकी देखभाल मौसी और नाना नानी कर रहे हैं। शमशाद अहमद चाहते थे कि जमाई जयपुर आ जाते, शफकत और वो नौकरी करके आराम से अपना जीवन बिताते, लेकिन दोनों की जिद से उनका प्यार का आशियाना उजड़ गया। इस तरह दिल्ली से शुरू हुई उनकी लव स्टोरी जयपुर में खत्म हो गई। अब इकबाल भी अपने किए पर आंसू बहाते हुए पछता रहा है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।